नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं संविधान का एक सीरीज के तहत। इस समय हम मूल अधिकार पे पहुंचे हैं और मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार हमने क्लियर कर दिया। दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है मूल अधिकार के तहत, उसको आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भाग 1 के तहत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को कंप्लीट किया है और दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 को नागरिकता को कंप्लीट किया गया है। अब ये तीसरा जो मूल अधिकार का सेक्शन है, इसमें एक लिमिटेड छोटे छोटे वीडियो में जिसमें आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से समझा जा सके, कई वीडियो के माध्यम से एक सीरीज के तहत मूल अधिकारों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों के तहत दिया गया। तो अनुच्छेद पहला जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो व्यवस्था किया गया वाक स्वतंत्रता का संरक्षण, वाक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके तहत कई प्रावधान किए गए। क्या ये होता है संरक्षण, क्या स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये जान ले कि अनुच्छेद 19 जो है वो केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, केवल भारतीयों के लिए, विदेशों के लिए नहीं। हमने इससे पहले पढ़ा था 15 अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं मूल अधिकारों में जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जाने स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता के संरक्षण, इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट हमने देख लिया, केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत देखिए प्रारंभ में किया 19(1) की बात करें, अनुच्छेद 19(1) की बात करें, इसमें क्या है, प्रारंभ में अनुच्छेद, इसके तहत 7 स्वतंत्रताएं मिली गई थी। 7 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रारंभ में जो मूल संविधान था उसमें मिली थी। वो कौन सी थी पहले हम देख लेते हैं, और उसमें से कौन सा निकाल दिया गया फिर हम देखेंगे। पहला अनुच्छेद 19(1)(a) यानी क, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(a) में थी। अनुच्छेद 1(b) में क्या थी? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये नहीं जैसे कोई भी हम लोग जुट जाते हैं, 10-20 लोग जुट गए, कोई सम्मेलन कर लिए, कोई सभा कर लिए, कोई भाषण दे दिए, इस तरह की, लेकिन कोई हथियार लेके चला जाए तो उसके अनुकूल हो, यानी आपके पास हथियार नहीं है, आप जुट के आप सभा करिए और सम्मेलन करिए, इसकी आपको स्वतंत्रता 19(1)(b) के तहत मिलती है। 19(1)(c) के तहत समूह तथा संघ तथा समिति बनाने का, समूह, संघ एवं समिति बनाने का, जिस तरह से हमने देखते हैं कई समितियां होती हैं, लोग आपस में काम धाम करते हैं, समूह बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। तो इसके तहत 19(1)(c) के तहत, 19(1)(d) के तहत क्या है, भारत में आवास, भ्रमण तथा संचरण की व्यवस्था। आप कहीं भी घूमिए, भारत में कहीं पर घूमिए, कहीं पे संचरण करिए, वहां पे घूमिए, यात्रा करिए, इसके तहत स्वतंत्रता 1(d) के तहत दिया गया। 1(e) के तहत 19(1)(c) के तहत, ई के तहत क्या दिया, भारतीय राज्य क्षेत्रों में निवास करने तथा बस जाने की। एक ही कहता है ना 19(1)(e), आप भारतीय राज्य जितना क्षेत्र है उसमें कहीं भी आप क्या करते हैं, निवास कर सकते हैं और वहां पे बस भी सकते हैं। इसके तहत ये स्वतंत्रता दिया गया है। 19(1)(f), इसके तहत संपत्ति अर्जन तथा धारण की स्वतंत्रता, यहीं पे इसी को निकाला गया, आगे देखेंगे। और लास्ट है 19(1)(g), कोई भी रोजगार, वृत्ति अथवा कारोबार की स्वतंत्रता। आप भारतीय राज्य क्षेत्र में कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कोई भी अपना कारोबार कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन अब ये जो मूल संविधान, हमने मूल संविधान में 7 प्रावधान थे कि आप कहीं भी अभी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। पहला शांतिपूर्वक
शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई थी। आप समूह बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, समिति बनाने की स्वतंत्रता थी। डी के तहत भारत में अबाध रूप से भ्रमण करने की, कहीं भी यात्रा करने की थी। ई के तहत किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या निवास करिए या बस जाइए। इसमें दिया गया था संपत्ति अर्जन की धारण कर लीजिए, आप संपत्ति अर्जन के आपके अधिकार होगा। कोई भी रोजगार या वृत्ति कारोबार, इतना सारा जो 19 के तहत स्वतंत्रता दिया गया। इसमें एक संशोधन किया गया, जो एक समस्या समझी गई सरकार द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति जो किसी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, ये 19(1)(f) में 19(1)(f) में जो दिया गया था, उसमें इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसमें याद करने वाली बात ये थी कि अगर पूछे कि संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा खत्म किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978। अब ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। पहले कितने थे? 7, एक खत्म हो गया 44वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो बचे कितने? 6। अब इस समय, वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। तो अब इसके बारे में ये तो हमको कंप्लीट हो गया कि 19 अनुच्छेद 19(1) के तहत 7 मूल जो संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 स्वतंत्रताएं थी, जिनमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, स्वतंत्रता को हटा दिया गया। अब कितने बचे हैं? 6। अब न्यायवाद, इसमें क्या है? विभिन्न वादों के द्वारा अब ये तो मिल गया, लेकिन इसमें समय समय पर विवाद, झगड़ा नागरिकों, व्यक्तियों और सरकारों से होती रही, और वो केस क्या था? कोर्ट में जाता रहा। तो समय समय पर इन्हीं 19 से जुड़े जो न्यायालय थे, वो अपने निर्णय देते रहे, और वो बताते रहे कि किसी अनुच्छेदों के तहत और क्या चीजें आती हैं, जो अपने समझ से वो उन्होंने क्या किया, उसका निरीक्षण किया, उसके अनुसार बताएं। क्योंकि उसमें लिखा नहीं था, न्यायालय के वाद से उसमें शामिल किया गया। क्या? 19(1)(a) सबसे महत्वपूर्ण। 19(1)(a) जो है, इसी के तहत न्यायालय द्वारा जो अन्य स्वतंत्रताएं थी इसमें शामिल की गई, उसको हम देख लेते हैं। अनेक स्वतंत्रताओं को क्या किया गया? शामिल किया गया। अनुच्छेद 19(1)(a) मतलब क्या? 19(1) क्या है? विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम देखेंगे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल किया गया बाद में न्यायालय द्वारा। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता, और जब प्रेस वाले लेके पहुंच जाते हैं कहीं भी कि आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, इस तरह के करते हुए, तो वो उनको अधिकार कुछ भी पूछने का, क्या एक तो प्रेस उनको स्वतंत्रता दिया गया कि वो ऐसा कर सकते हैं, और ऊपर से नॉर्मल व्यक्ति को भी क्या ये अधिकार दिया गया है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, कोई भी व्यक्ति को सूचना जानने का अधिकार होगा, तो उसके तहत सूचना का अधिकार भी, अगर मान लीजिए कोई सरकार से जवाब पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो वो अधिकार नागरिकों को होगा। वो 19(1)(a) के तहत आपको दिया गया है, ये न्यायालय ने कहा। इंटरनेट की स्वतंत्रता, आपको इंटरनेट मिले, आपको इंटरनेट जबरदस्ती कोई बंद नहीं कर सकता है, बस कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे हम पीछे नीचे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, आपको इंटरनेट से कोई रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 1(a) के तहत अगर पूछे इंटरनेट की स्वतंत्रता किससे है, तो अनुच्छेद 19(1)(a) से। प्रदर्शन एवं धरना देना, आप कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ये अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है। झंडा फहराना, आप पहले झंडा फहराने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, किया गया न्यायालय द्वारा। पहले इसका अपमान समझा जाता था, लेकिन झंडा फहराने का भी अब स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 19(1) के तहत ही दिया गया। चुप रहना, आप चुप रहिए, चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने की भी स्वतंत्रता क्या? अनुच्छेद 19(1) के तहत मिली गई है। ये महत्वपूर्ण है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत, सूचना का अधिकार 19(1)(a) के तहत, इंटरनेट की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत, प्रदर्शन धरना देने का 19(1)(a) के तहत, और झंडा फहराने या चुप रहने का भी 19(1)(a) के तहत। परंतु
अब ये सब स्वतंत्रताएं हो गई, इसके बाद क्या है, इस पे कुछ रोक भी लगा दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में। क्या? इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत, ये तो अनुच्छेद 19(1) पढ़ा हमने, अब ये अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत सभी स्वतंत्रताओं पर कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध, कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध। कौन कौन से ऐसे परिस्थितियां हैं? जैसे देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को खतरा, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी सक्रियता हो रही हो तो इसको, इस पर रोक लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना हो, न्यायालय देखता है कि जो आपका कार्य कर रहे हैं वो गलत है, वो नोटिस जारी करता है, फिर भी आप नहीं मानते हैं, तो उस पर भी क्या हो सकता है, आपका ये मूल अधिकार, कुछ भी आप गलत करते हैं, न्यायालय आपको रोकता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं, तो क्या कर सकता है? तो आपको ये सब सारी चीजें, आपको अधिकार छीन जा सकती है। इसमें कोई भी मानहानि का आधार हो, आप किसी का मान का हानि कर रहे हैं, किसी की मान का हानि कर रहे हैं, किसी को अपमान कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होंगी तो भी आपका इसमें से क्या हुआ, इसमें से रोक दिया जाएगा। सदाचार और नैतिकता के आधार पर, सदाचार और नैतिकता के भाव पर एक तरह से होता है, उसमें आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आप एक व्यक्ति के होने के नाते, जो आपका एक नागरिक होने के तहत सदाचार और नैतिकता होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, आप उपद्रव कर रहे हैं समाज में, इस तरह से कोई भी झगड़ा हुआ, तो उस आधार पर भी क्या करेंगे, वो चीज़ें रोक दी जाएगी। राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा आ गई, मान लीजिए आप कुछ भी हथियार लेकर निकल गए, कुछ भी एक्टिविटी करने लगे और भी चीज़ें, तो उसमें भी क्या है, राज्य की सुरक्षा खतरे में आएगी तो भी आपका मूल अधिकार ये छीन लिया जाएगा, आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। वैसे जा सकते हैं लेकिन इन अधिकारों में नहीं जा सकते। विदेशी राष्ट्र के मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, जैसे कोई विदेशी राष्ट्र आया, मान लीजिए अमेरिका से ट्रम्प जी आए हैं और आप कहा कि हमको, उसी समय आए हैं और आप क्या कहें, हथियार लेके पहुंच गए सड़कों पे, वहीं से उनका यात्रा गुजरना है, हथियार लेके, हमको नौकरी दीजिए, हमको ये दीजिए, तो उस समय विशेष परिस्थितियां, वो चीज़ें इंटरनल मामला होती हैं। जब देश के मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात आ जाएगी तो क्या उठा के फेंक दिया जाएगा, आपको उठा के फेंक दिया जाएगा सरकार द्वारा कि यहाँ पे आप मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर यहाँ पे आप ऐसा इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कुछ विशेष है, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अपराध के आधार पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अपराध करेंगे, क्राइम करेंगे, तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये सब कंडीशन हुआ। ये तो हो गया अनुच्छेद 19 की कहानी। अब अनुच्छेद 20 क्या होता है? अपराधों के दोष सिद्धि से समझो, मतलब का अपराध मान लीजिए आप किए तो आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप दोष सिद्धि के समय, इसमें 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया, अपराधी को ही दिया गया है अनुच्छेद 20 के तहत, अपराधों की दोष सिद्धि से अपराध संरक्षण। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अनुच्छेद 20 वही अनुच्छेद 20 है जो आपातकाल में भी निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय रहता है, ये हम कभी भी हटता नहीं है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इसके बारे में डिटेल पढ़े हुए। तो अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। ये क्या होता है, ये 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। कौन? पहला, भूतलक्षी या कार्योत्तर विधान संरक्षण, भूतलक्षी या कार्योत्तर विधान से संरक्षण। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, पहला प्रावधान ये किया गया है, कोई भी अपराधी तब तक, कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि अपराध के समय, जब वो कोई काम कर रहा हो जिसको अपराध लोग कह रहे हैं, अपराध के समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन न किया हो, और दंड भी अपराध के समय प्रचलित विधि का अनुसार। यानी कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है, अपराध करने जा रहा है, तो जब तक वो अपराध करता नहीं, अपराध करते समय कोई तो विधि होगी, किसी का मर्डर कर रहा है तो वो भी अपराध है, तो जब तक वो अपराध करते समय, उस समय जो प्रचलित विधि है, उस समय जो संविधान में जो भी आईपीसी में, सीआरपीसी में जो विधान दिए गए हैं, उसमें जब तक जो विधि प्रचलित है उसके अकॉर्डिंग वो अपराध करता नहीं है, तब तक वो अपराधी नहीं है, नहीं समझा जाएगा। और अगर अपराधी अपराध करता है और किसी विधि का उल्लंघन करता है अपराध के समय में, तो उसको जो दंड दिया जाएगा अपराध के समय, अपराध करते समय जो विधि प्रचलित में थी, जो विधि थी उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। न कि आज मान लीजिए मर्डर की क्या नाम, मर्डर किया कि किसी ने हत्या किया, आज जो सजा का प्रावधान है उसमें कल संविधान संशोधन हो गया संसद में,
और उसको दोगुना कर दिया गया सजा। तो जो हम अपराध तो आज हुआ, तो आज जो प्रचलित में संविधान जो विधि था उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा, न कि जो आगे संशोधन हो जाएगा आज के ही अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए जिस 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 क्राइम का कोई अपराध किया उसमें सिर्फ 1 साल का प्रावधान है, तो उसको 21 साल का होगा, चाहे बाद में फिर हो। अभी मान लीजिए ट्रायल चल रहा है कोर्ट में और उसका कल संविधान संशोधन कर दिया और उसको 2 वर्ष कर दिया उसकी सजा, तो 2 वर्ष नहीं होगा, 1 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में क्राइम किया और आज सिर्फ 1 वर्ष था सजा। तो ये इस तरह से संरक्षण देता है इसके तहत भूत लक्ष्य, यानी भूत में जो विधियां थी, भूत में जो लक्ष्य तय किए गए थे उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, न तो भविष्य में। ठीक है। दूसरा क्या, दोहरे दंड से संरक्षण। इसमें क्या गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए न्यायालय द्वारा एक बार से अधिक अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जा सकेगा। कोई अपराध आदमी व्यक्ति किया, उसको उस पर केस हुआ, कोर्ट में गया, ट्रायल हुआ, सजा पूरी करके वो जेल से बाहर आ गया, तो उसी केस के लिए अब दोबारा उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, उस पर अभियोजन नहीं चलेगा और उसको फिर दोबारा न्यायालय सजा नहीं दे सकेगी। हाँ, पुलिस पूछताछ के लिए वो जो थाने तक चौकी तक बुलाती है वो अलग बात है, वो दंड में नहीं आता है। तो कोई भी व्यक्ति कोई सजा करे, तो कोई भी क्राइम करे तो उस पर बस एक बार भी क्या कर सकते हैं, सजा किया जा सकता है, दिया जा सकता है उस अपराध के लिए। इसमें कुछ अपवाद, जैसे विभागीय कार्रवाई इसका अपवाद माना जाएगा, विभागीय कार्रवाई इसका अपवाद माना जाएगा। इसका क्या मतलब, जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, उसने कोई मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, उसमें क्या किया, उसको दो सजा मिलेगी। पहला तो कोर्ट उसको सजा देगा, जो अकॉर्डिंग जो अपराध किया रहेगा उस अपराध के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, एक अपराध हो गया। अब वो सजा काट के बाहर आएगा। दूसरा उसमें उसका विभाग जो होगा, उसकी नौकरी, उसकी जॉब, उसकी वर्दी होगी, वो छीन लेगी। तो जो विभागीय कार्रवाई होगी, भाई आपने क्राइम किया, आप उस वर्दी लायक हैं ही नहीं, तो जो विभागीय कार्रवाई होगी इसे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा, ये तो इसको अपवाद माना जाएगा। सजा आपकी ये नहीं कि भाई अब मान लीजिए ये न रहता, मान लीजिए ये न जोड़ा रहता तो क्या करता, कोई पुलिसकर्मी रहता, मान लीजिए कोई क्राइम किया, 2 साल की सजा हो गई, 2 साल की सजा सस्पेंड हो गया, 2 साल की सजा, 2 साल के बाद जेल से आया, कह दिया हमारे हमको वर्दी दीजिए, हमको जॉब चाहिए। तो इसीलिए इसमें जोड़ दिया गया है, कोई भी मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है तो सजा तो होगी, साथ में जो जॉब रहेगी जो वो भी डिसमिस कर दिए जाएंगे, चले जाएंगे, तो दोबारा आप मांग नहीं पाएंगे। इसीलिए जो विभागीय कार्रवाई है इसको अपवाद बना दिया गया है इसके तहत, बहुत समझदारी से। ठीक है। आत्म अभिशंसन का संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने अथवा किसी भी अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं। इसके तहत तीसरा आत्म अभिशंसन का संरक्षण, इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति हो उसके स्वयं के प्रति अपराध करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप स्वीकार करिए आप अपराधी हैं, अपराधी हैं, इस तरह का आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाही, और आप कोर्ट में जब मान लीजिए दबाव बनाए कि आप कहिए कि हम अपराधी हैं, स्वयं के प्रति खिलाफ गवाही दीजिए, बाध्य नहीं कर सकते हैं। और किसी भी अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हमने अपराध किया है नहीं किया है, इस तरह का आप इस पे नहीं लगा सकते हैं, उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। कि 3 चीजें हैं, भूतलक्षी कार्यतर अनुच्छेद 20 में भूतलक्षी कार्यतर विधान संरक्षण, इसके बाद किसी भी अपराधी को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक अपराध करते समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन न हुआ हो, और जब अपराध हो जाएगा तो उसको सजा भी उसी समय अपराध के समय प्रचलित विधि के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। इसका एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अपराध करता है तो एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा दी जाएगी, ना कि 1 से अधिक बार। ठीक है। और जो विभागीय कार्रवाई हो उसको अपवाद नाम दिया गया है। और तीसरा में क्या गया है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ स्वयं के विरुद्ध गवाही देने पे मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप स्वीकार करिए आप अपराधी हैं, अपराधी, इस तरह से नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का संरक्षण दिया गया, इसी की कहते हैं अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है। ये संरक्षण दिया गया अपराधी को। ठीक है। और अब आया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब हुआ, सभी को, सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को
अनुच्छेद 21 के तहत, चाहे देशी हो विदेशी हो कोई भी हो, ठीक है, कहा गया जीवन का संरक्षण किया गया है, जीवन का संरक्षण के जीवन का संरक्षण किया गया है तथा निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर ये न होता, मान लीजिए मूड खराब सरकार का, कहीं पे कोई आतंकवादी घटना हो जाए, कहीं पे बहुत ज़्यादा मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, सशक्त कानून बना देती कि इतने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे सामान्य व्यक्ति नहीं है, सारे आतंकवादी हैं, सारे उग्रवादी हैं, और लोगों का गोलियों से भून लिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, उनको बम से उड़ा दिया जाए, वो गांव सारे अपराधियों का है, कुछ भी है, इनको मार दिया जाए, किसी भी तरह का, ये सब चीज़ें संरक्षण दिया गया है। क्या? प्राण एवं देह संरक्षण। आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, कोई अपराधी है तो जो संविधान में विधि है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दीजिए, लेकिन आप किसी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर विधि के अकॉर्डिंग प्राण लेना है तो लीजिए, लेकिन अमानवीय ढंग से नहीं। तो सभी को क्या है, जीवन का संरक्षण किया गया है तथा निर्धारित किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की, उसकी जो जीवन है की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ये हो गया अनुच्छेद 21। हमने अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में ये जाना कि ये आपातकालीन परिस्थितियों में भी निष्क्रिय नहीं रहती है, ठीक है, ये खत्म नहीं हो सकती है। अब इसके बारे में, अनुच्छेद 21 के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कुछ कहा है। क्या कहा है? इसकी महत्ता के कारण, किसके, अनुच्छेद 21 की महत्ता के कारण संविधान का मेरुदंड तथा मैग्ना कार्टा, मेरुदंड तथा मैग्ना कार्टा की संख्या दी गई है। किसने? अंबेडकर ने दिया है। किसको? अनुच्छेद 21 को। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है। मूल अधिकारों, पूरे मूल अधिकारों को भी मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में एक नियम था, अधिक वहां के नागरिकों को बहुत स्वतंत्रताएं दी गई थी, उसको, उसका नाम मैग्ना कार्टा था। तो भारतीय जब संविधान में इस तरह से मूल अधिकारों को शामिल किया गया, उसको भी मैग्ना कार्टा की उपमा दी गई। लेकिन जब बी.आर. अम्बेडकर, जब ये क्वेश्चन बने कि बी.आर. अम्बेडकर यानी जो भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने किसको मैग्ना कार्टा कहा? तो अनुच्छेद 21 को। लेकिन अगर इस तरह संविधान में किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो मूल अधिकार को। ये दो कंडीशन है। अगर संविधान में किसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है तो मूल अधिकार को। किस अनुच्छेद को बी.आर. अम्बेडकर ने, किस अनुच्छेद को बी.आर. अम्बेडकर ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 21 और मेरुदंड का। और आगे प्रारंभ में क्या है? अनुच्छेद 21 सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण था। जो कार्यपालिका है उसी के विरुद्ध संरक्षण है कि कार्यपालिका इस तरह का काम नहीं कर सकती। लेकिन अनुच्छेद 1978 में एक केस आया। कौन? इस समय भाजपा के विधायक हैं, उस समय की सरकार में मेनका गांधी एवं भारत संघवाद, एक केस गया था न्यायालय में। मेनका गांधी भारत संघवाद में व्यवस्थापिका को भी शामिल कर लिया गया, विरुद्ध भी संरक्षण मिला। कि व्यवस्थापिका यानी कि जो संसद होती है, राज्यों के विधानमंडल होती हैं, उनके विरुद्ध भी ये होगा। अब इस तरह की न व्यवस्थापिका न कार्यपालिका, क्या होगा? इस तरह का अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त कर दिया। किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, ठीक है, चाहे पुलिस दरोगा, कार्यपालिका मतलब दरोगा साहब जैसे मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, तो विशेष परिस्थितियों में उनकी भी वो एक तरह से कानून को फॉलो करते हैं, फेक इनकाउंटर भी होता है। तो यही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत ही जो लोग होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं कि भाई फला आदमी ने क्या किया, हत्या कर दिया हमारा गैर कानूनी तरीके से। तो जिसमें दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर उसको एनकाउंटर करते हैं, लेकिन विधि द्वारा नहीं, प्रमोशन के लिए, कुछ के लिए उल्टा सीधा करके फेक करा, क्या करें, व्यक्तिगत मतलब दुश्मनी के लिए क्या करते हैं, एनकाउंटर कर दे, किसी को मार दी, वो अपराधी नहीं था, अपराधी का के मार देगा, तो वहां पे विधि द्वारा वो फेक एनकाउंटर हो गया। इस तरह से नाम अक्सर आरोप लगते रहते हैं, ठीक है। तो ये 1978, तो 1978 में मेनका गांधी भारत संघवाद आया,
इसमें क्या किया, कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापिका भी क्या किया गया, शामिल कर लिया गया और उनसे कहा गया कि आप प्राण एवं देह शुद्धता, आप भी ये नहीं कि आप कोई विधि निर्माण कर देते हैं, जैसे संसद हुआ, विधानमंडल हुआ, तो आप किसी का प्राण ले सकते हैं, नहीं, आपको भी ये अधिकार नहीं है, ठीक है। और क्या कहा व्यवस्थापिका विधि निर्माण कर सकती है, जो संसद होती है, विधानमंडलें होती हैं, न्यायपालिका ने कहा विधि निर्माण आप कर सकते हैं, लेकिन वो उचित होना चाहिए, वो तार्किक होना चाहिए, वो प्रचलित न्याय अनुकूलित होना चाहिए, वो प्राकृतिक न्याय जो होती है एक तरह से अनुकूलित हो, क्रूरता नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की उदारवादी व्याख्या की, अनुच्छेद 21 की उदारवादी व्याख्या की तथा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहा कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के क्या है, पूरक एक दूसरे के पूरक है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो ये टोटल रहा अनुच्छेद 19 और 21 तक। इसके बाद 22 अनुच्छेद 22 बचा है, उसको नोट डाउन करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।